एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। आपको बता दें कि सियासत के लिहाज से आज का दिन बेहद खास, क्योंकि सिर्फ 30 मिनट का वक्त बचा है जब चुनाव आयोग देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। आधे घंटे से कम का वक्त बचा है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में। और आपको बता दें कि बंगाल, असम की साथ साथ कई और राज्य हैं जिसमें तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल भी शामिल हैं, जिनके चुनाव की तारीखों का ऐलान कराया जाएगा। जो शुरुआती जानकारी न्यूज नेशन को मिल रही है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 5 से 7 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। चुनाव आयोग ये फैसला ले सकता है। वहीं केरल और असम में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। पांडिचेरी देश की सबसे छोटी विधानसभाओं में से एक है, लिहाजा एक ही चरण में वहां पर वोट डाले जा सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे कोलकाता का। तापस सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तापस, 5 से 7 चरणों में चुनाव पश्चिम बंगाल में, बड़ी चुनौती सुरक्षा के लिहाज से। जी ज़रूर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन के लिए भी, क्योंकि एक तो कोरोना काल है, दूसरा है जिस तरह का रक्तचरित देखने को मिला है पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले 3-4 महीने में, उससे एक तो साफ जाहिर है कि इस बार का जो चुनाव है वो हिंसा उसमें देखने को मिल सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें मालूम है अर्धसैनिक बलों को पश्चिम बंगाल में भेजा गया है और वो अलग अलग जगहों पर एरिया डोमिनेशन रूट मार्च किया वो कर रहे हैं। 125 कंपनी CAPF पश्चिम बंगाल पहुँच चुका है और आगे जाकर और भी फोर्सेस तैनात किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जो अटकलें लगाई जा रही है कि तकरीबन 5 से 7 या फिर 8 चरण में ये चुनाव हो सकता है पश्चिम बंगाल में। और जितना चरण बढ़ेगा उतना कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकता है ये। हालांकि बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग के पास बार बार ये डेप्यूटेशन देते हुए कहा गया है कि एक आप वोटर्स को वोटिंग बूथ तक लाने की बंदोबस्त कीजिए, लोगों में कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है, उसके लिए CAPF की तैनाती ज़रूरी है। और तीसरा, चरण अगर बढ़ाया जाए तो लोग शायद इत्मीनान से जाकर अपना मतदान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि लेफ्ट और कांग्रेस भी चुनाव आयोग गई है। हालांकि तृणमूल की तरफ से यह कहा गया कि वो इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं रखते, आने वाले चुनाव में जीत उनकी ही होगी। बिल्कुल, तो अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेता है। कितने चरणों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन इन चुनावों का सियासी तौर पर क्या मतलब है। मोहित राज दुबे हमारे सहयोगी हैं। मोहित, आप लगातार कांग्रेस पार्टी को कवर करते रहे। इन तकरीबन 800 सीटों में कांग्रेस अपने लिए क्या देख रही है और किस राज्य में क्या देख रही है? देखिए अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है कि कांग्रेस का स्टेक इन 5 राज्यों में कहां है, कांग्रेस कहां ज्यादा मेहनत करी है। पश्चिम बंगाल में अगर हम बातचीत करें तो पश्चिम बंगाल में कहीं कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल में TMC और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है। 2016 की अगर हम बातचीत कर लें आपसे तो 2016 में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी 44 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी आई थी, लेकिन वहां पर उसका कोई स्टेक, कोई जमीन दिखाई नहीं दे रही है। अब तक राहुल गांधी ने कोई दौरा नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने अब तक कोई दौरा नहीं किया है। हाँ, अगर साउथ के बारे में बातचीत कर ले तो राहुल गांधी साउथ में आपको समंदर में छलांग लगाते हुए दिखाई देंगे, मछुआरों से बातचीत करते हुए दिखाई देंगे, खिचड़ी खाते हुए दिखाई देंगे, वेज बिरयानी खाते हुए दिखाई देंगे। मकसद देखिए है कि साउथ में सियासी जमीन को मजबूत किया जाए, क्योंकि नॉर्थ में जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की जमीन कमजोर होती गई है, तो साउथ में एक मौका है, तमिलनाडु में एक मौका है। DMK के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है। रणदीप सुरजेवाला लगातार बातचीत उन्होंने की है, लेकिन अब तक कोई बातचीत नहीं हो पाई है। पुदुचेरी में हाल फिलहाल में सरकार गिरी है कांग्रेस की, वहां पर मौका तलाश रही है, वहां पर मेहनत लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। इसके अलावा हम असम के बारे में बातचीत करें तो असम में अब तक कोई मुकम्मल तैयारी, कोई जमीनी तैयारी कांग्रेस की नहीं हो पाई है। सीट शेयरिंग को लेकर भी कोई अपने एक विचारधारा वाले दलों से बातचीत नहीं हो पाई है। अगर पश्चिम बंगाल के बारे में बातचीत करें तो रणनीति अब भी बनाई जा रही है, लेफ्ट के साथ सहमति अभी भी बनाई जा रही है। और सबसे बड़ा पेच लेफ्ट के साथ कांग्रेस का आगे फंस गया है, अंतिम मौके पर आगे फंस गया है कि लेफ्ट उन सीटों की मांग कर रहा है जहां पर कांग्रेस पहले से जीत चुकी है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, जो आज थोड़ी देर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, वहां पे इतना आसान नहीं है। जमीन मजबूत करनी होगी तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े नेता है उनको उतरना पड़ेगा मुकम्मल तौर पर। जी, लेकिन NK सिंह सर, पश्चिम बंगाल की बात सबसे ज्यादा हो रही है। वो पश्चिम बंगाल जहां पर एक दो टर्म नहीं बल्कि 30 साल तक लगातार वामपंथियों का शासन रहा था। इस 2021 के विधानसभा चुनाव में लेफ्ट की चर्चा ही नहीं हो रही है। सीधा मुकाबला बीजेपी और TMC के बीच, ये अपने आप में एक बड़ी बढ़त है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से और एक बड़ा झटका लेफ्ट के लिहाज से। जी हाँ, एक बड़ा
जी हाँ, एक बड़ा सक्सेस हम इसको कह सकते हैं कि जहां पे पार्टी का 5% भी वोट नहीं हुआ करता था, आज एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में आ रही है। वजह क्या है? वजह यही है कि लेफ्ट पार्टीज का जो 30 साल का शासन था उसको देखा, सिस्टमेटिक रिगिंग हुई थी जिससे वो जीतते थे। ममता बनर्जी ने आके वही फॉर्मेट शुरू किया। आज अचानक आप देखें और ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल और केरला दो ऐसी जगह हैं जहां पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन 26% से ज्यादा है जी। लेकिन केरला में सिर्फ दिक्कत यह है कि वहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन भी लगभग इतनी ही है जो कि वेस्ट बंगाल में नहीं है। लिहाजा हिंदू कंसोलिडेशन के सारे पोटेंशियल वहां पे है जो कि अन्य जगहों पे नहीं है उस तरह से। यही वजह है कांग्रेस को चाहिए था कि केरला में पोटेंशियल है वहां पे मेहनत करे, दिन रात वहां लगे। तमिलनाडु में समुद्र में कूदने से कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन अगर केरला में मेहनत करेगी तो, क्योंकि बीजेपी वहां पे अभी इमर्ज नहीं कर पा रही है पूरी तरह से। पर वेस्ट बंगाल में आपने सही कहा है कि क्वांटम जंप बीजेपी को इस चुनाव में मिलेगा। सरकार में आए ना आए वो एक अलग पक्ष है क्योंकि उसके फैक्टर्स दूसरे हैं, लेकिन एक बड़ा जंप बीजेपी को इस चुनाव में मिलेगा जो कि वेस्ट बंगाल में उसको एक बार पहली बार एस्टेब्लिश करेगा। बिल्कुल बेहद अहम बात यहां पर आप कह रहे हैं सर, और जरा दर्शकों को भी समझना जरूरी है कि दरअसल में 2016 से लेकर 2021 की जो राजनीतिक तस्वीर है पश्चिम बंगाल में वो किस तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है और क्या वाकई बदलने जा रही है जिस तरीके के दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके के रहे हैं ये हम जरा एक बार हम बताते हैं। पश्चिम बंगाल के 2016 के जो नतीजे हैं वो हम आपको बताते हैं, जहां पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से पूर्ण बहुमत हासिल किया गया था। देखिए पश्चिम बंगाल की हम बात यहां पर कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें मिली थी। 2016 के नतीजे हैं, कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अंतर बहुत बड़ा था। 44 सीटें मिली थी सिर्फ कांग्रेस पार्टी को। सीपीआई सीपीएम को 3 सीटें, आरएसपी जो लेफ्ट पार्टियों के एक सहयोगी दल है उसको भी 3 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी को भी सिर्फ 3 सीटें ही मिली थी पश्चिम बंगाल में। लेकिन 2019 का लोकसभा चुनाव एक अपने आप में बड़े बदलाव के तौर पर सामने आया है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, जिसने 18 सीटों पर, लोकसभा की 18 सीटों पर जीत हासिल की है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें कहीं ज्यादा हैं या कहिए बाकी राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर हैं असम के साथ साथ तो वो पश्चिम बंगाल है। देखिए, इन पूरे राज्यों में जिनमें अभी चुनाव होना है उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह वो अपने प्राण के साथ लड़ते हुए दिख रहे हैं तो बंगाल इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा 2019 के चुनाव में जब हम वहाँ घूम रहे थे, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे, यहाँ तक कि जो वहाँ मीडिया के लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, वो लोग भी बीजेपी को फ्रेज से बाहर मान रहे थे। वो ये कह रहे थे 2 सीट भी ये अपनी बचा पाए, हमको शक है, वो उन लोगों का ज़्यादातर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ज़मीन में मेहनत की गई, 5-6 साल से लगातार मेहनत की गई, उसके बाद वो लगातार एक उन्होंने पूरे कोर ग्रुप बनाकर जिस तरह से उन्होंने सीट सेगमेंट दिए हैं और उसके बाद उनका जो एक अपना एजेंडा स्टेब्लिश किया उन्होंने कि किस तरह से आप देखेंगे मारी जापी जैसे पुराने जो इशू हैं उनको सामने ला रहे हैं, या तमाम चीज़ें ऐसे इशूज सामने लाने की कोशिश की जिससे कि वो जो वोटर है, जो बाहर का वोटर है, जो या बाहर से आए हुए जो मथुआ जो कम्युनिटी के लोग हैं, यानी जो पूरी तरह से वहाँ के लोकल समीकरण है उनको समझकर उन पर लंबी मेहनत की गई जो 2019 में दिखी। 2019 से 2021 के बीच में 2 साल का समय है, और फिर जिस तरह से ममता दी पूरी तरह से लोकल बनाम बाहर, बंगाली बनाम गैर बंगाली इस पर आई, ये इस बात की तरफ इशारा जरूर कर रहा है कि बीजेपी ने अपने आप की एक ग्राउंड तैयार की है, बहुत सॉलिड ग्राउंड तैयार की है। आसाम में उनको कोई बहुत चुनौती दिख नहीं रही है। तरुण गोगोई के जाने के बाद आपको दिखेगा कि इस तरह का कोई सर्वमान्य नेता भी नहीं है, तो मुझे लगता है कि बंगाल के लिए लड़ाई उनकी ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुश्किल से 20 मिनट का वक्त बचा है चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों के ऐलान की पीसी शुरू होने में। लेकिन विनोद सर, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता था दार्जिलिंग की लोकसभा सीट अधिकतम। 2019 में वो सीट दार्जिलिंग से बढ़कर 18 सीट पहुंच जाती है, और 2021 में आपको भी लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी दे रही है तृणमूल कांग्रेस को? देखिए, पहले तो पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी एकदम जीरो थी। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में तखन सिकदर नाम के केंद्रीय मंत्री भी पश्चिम बंगाल से ही आते थे, और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रवेश जो है तृणमूल कांग्रेस के कंधों पर चढ़ करके ही शुरू किया था। जब वाजपेयी जी के साथ
उनकी सरकार में ममता बनर्जी रेल मंत्री थी और गठबंधन था उनका। वहीं से भाजपा ने अपनी बंगाल की यात्रा शुरू की। जब ममता बनर्जी आई सत्ता में, उसके बाद भाजपा को लगा कि अब क्योंकि लेफ्ट जो है वो बाहर हो रहा है धीरे धीरे, तो वो जो जमीन खाली हो रही है उसको अगर कोई भर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी भर सकती है। क्योंकि कांग्रेस जो है उसके बारे में तो ये मालूम है, कुआं वो प्यास लगने के बाद कुआं नहीं खोदती, जब प्यास बुझ जाती है तब कुआं खोदने जाती है, तो उसका तो हाल अलग है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वो अवसर देखा और 2006 के लोक विधानसभा चुनाव से ही भाजपा ने वहां अपना विस्तार शुरू कर दिया था। और 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सारा ध्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरा ध्यान, संघ के सारे अनुषंगिक संगठनों ने पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल पर केंद्रित किया। यानी जो पूर्वोत्तर में संघ के कार्यकर्ता काम कर रहे थे वो भी पश्चिम बंगाल में आ गए। और यही वजह थी कि 2016 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरह चुनौती दे रही थी जैसे आज दे रही है। लेकिन तब ममता बनर्जी को फायदा ये मिला था कि कांग्रेस का पूरा वोट बैंक जो था वो शिफ्ट कर गया था ममता जी के साथ। विनोद सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं सर, चूंकि वक्त थोड़ा कम बचा है। अनिला जी, एक बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल को लेकर यह है कि ममता बनर्जी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा? नहीं, चेहरा हमको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी होती है वही सबसे बड़ा चेहरा होता है। अभी चमत्कार की बात हो रही थी शुरुआत में, जब आप मेरे से जुड़े थे उस वक्त मेरा ऑडियो ठीक नहीं था, मैं बहुत कुछ बोल नहीं पाई थी। तो मैं ये कहूंगी कि हमारे पास तो चमत्कारिक पूरा व्यक्तित्व है। नरेंद्र मोदी जी हैं जो उन लोगों के पास नहीं है। ममता बनर्जी कहती है ना कि बंगाल की बेटी के आधार पर चुनाव होगा। बेटियां जो है अपने घर के लोगों का कत्ल नहीं करवाती हैं। ममता बनर्जी की सरकार में क्या हुआ है, ममता बनर्जी की सत्ता में क्या हुआ है? 200 से ज्यादा जो जाने गई है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की, उसका उत्तर देंगी। टीएमसी का एक ही मतलब होता है, टी फॉर टेरर, एम फॉर मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सी फॉर करप्शन। ये तोलाबाजी की सरकार जो है अभी तक बहुत चली है। अनिला जी, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, आपके सवाल का जवाब उनसे हम जरूर लेते, लेकिन बड़ी कवरेज लगातार हमारी जारी है। हमारे तमाम सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन की इस बड़ी कवरेज में। 15 मिनट का वक्त तकरीबन बचा है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में। चुनाव आयोग 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पौंडीचेरी में कितने चरणों में कब से चुनाव होंगे और नतीजे कब आएंगे इन 5 राज्यों की तकरीबन 800 विधानसभा सीटों पर। लेकिन हर किसी की नजर पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान को लेकर है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बीजेपी से अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला जी, आप कह रही थी कि देखिए चेहरे की जरूरत नहीं है राज्य में, लेकिन ये सवाल तो आपसे पूछेंगे वहां के मतदाता। नहीं, जो भी होगा वो पश्चिमी बंगाल से ही होगा ना। उत्तर प्रदेश से तो उठाकर किसी को वहां पे मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे। ये बात दूसरी है कि पश्चिम बंगाल में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पूरा जलवा है, जिससे बहुत डरती हैं ममता दीदी। तो सीधी सी बात है, ममता दीदी ने जिस प्रकार के वहां पे घोटालाबाज की सरकार चलाई है, तोलाबाजी की सरकार चलाई है और परिवारवाद की सरकार चलाई है, अब लोग हो गए हैं परेशान। उनको ऐसी सरकार चाहिए जो विकास की बात करे, ठीक है, जो उनकी संस्कृति की बात करे, और वो सब कौन दे सकता है? केवल भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ऐसा कि 40 वर्ष में हमने 2% से अगर 40% पर आ गए हैं तो कुछ तो बात है ना। हवा में तो नहीं बात कर रहे ना, तोलाबाजी की तो बात कर नहीं रहे ना हम। तो सीधी सी बात है। अनिला जी, हमारे सहयोगी राकेश पांडे हमारे साथ हैं जो पश्चिम बंगाल को ही कवर करके लौटे हैं। राकेश, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा क्या मतदाताओं के जहन में कोई मुद्दा है या नहीं? नहीं, मतदाता इस समय मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इस बारे में सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री कौन होगा। कहीं अगर लोग भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार हैं तो वो इसलिए वोट देने के लिए तैयार हैं कि उन्हें लगता है कि शायद 10 साल हो गया, ममता बनर्जी जितनी उम्मीदें थी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई हैं। कई जगहों पर लोग ये भी कहते दिखे कि भाजपा के अंदर परिवर्तन क्या है। भाजपा टीएमसी के नेताओं को अपने यहाँ बुला रही है, उधार की सेना से लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी और क्या इससे वो जीत हासिल कर ली जाएगी। फिर उनका ये भी कहना है कि अगर टीएमसी के नेता अधिकाधिक संख्या में भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो बीजेपी और टीएमसी में अंतर क्या रह जाएगा। ये भी उनके जहन में सवाल है। कई जगहों पर लोग ये भी कहते दिखाई दिए कि एक कल्चर है, वो कल्चर बदलना चाहिए और ये कल्चर तभी बदलेगा जब भारतीय जनता पार्टी आएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, जैसा इनके सिंह सर कह रहे थे, विनोद जी कह रहे थे कि ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। खुद टीएमसी के लोग ऑफ द कैमरा ये बातचीत मान रहे हैं कि टीएमसी को कम से कम 50 से ज्यादा सीटों का या 50 के आसपास सीटों का नुकसान हो सकता है।
कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगा, जितना मैंने नॉर्थ बंगाल कवर किया और लोगों से बातचीत की, हर जिले में मैं करीब गया हूं अनुराग, ये तय है 2020 मैच की तरह लड़ाई है, 50-50। ये पूरी तरीके से आप आज की स्थिति में ये बहुत नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ये बात तय है कि ममता बनर्जी अगर सामने से कैमरे के सामने इतनी परेशान दिखाई दे रही हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीजेपी उन्हें कड़ी टक्कर दे रही है। एनके सिंह सर, पश्चिम बंगाल विकास के कई मानकों में बहुत पिछड़ा हुआ सूबा है, क्या आपको लगता है कि 2021 में चुनाव का बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट रहने जा रहा है? अनुराग, अगर इस प्रश्न को हम इस तरह देखें कि बिहार भी बहुत पिछड़ा है, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार की सरकार बीजेपी के साथ लगातार बना रही है सरकार, तो विकास के मानक पे पिछड़ा होना एक पक्ष होता है। इंस्टेंट डिलीवरी जो किया, जैसे ममता बनर्जी ने एक ये आपके उसके लिए स्वास्थ्य के लिए एक बीमा शुरू किया है जो कि आयुष्मान की तरह का ही बीमा है, और उसकी वहां पे काफी अपील है, वहां पे लोग काफी उसको अच्छा मान रहे हैं। तो विकास के कुछ हाल के जो मेजर्स लिए हैं वो पॉपुलिस्ट है, और वो ममता बनर्जी को फिर से विकास वाली दौड़ में एक बार फिर से लाए हैं। लेकिन जो कंसोलिडेशन है उसमें ये देखना पड़ेगा कि ममता का जो कोर वोटर है उसके वो वोट बढ़ रहे हैं, जबकि बीजेपी का जो कोर वोटर है उसका वोट हमेशा बढ़ रहा है, बीजेपी का वोट कम एनके सिंह सर माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त हम दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं चुनाव आयोग की, जहां चुनाव आयोग की पूरी जो टीम है वो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए निकल चुकी है, और कुछ ही मिनटों का इंतजार बाकी है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।